विशाखापट्टनम लाइट हाउस। उसके बाद हम वहाँ जाएंगे और अच्छी जगह है घूमने की, बहुत ही खूबसूरत। वो 3 to 5 ओपन रहती है, पूरे दिन बंद रहती है। तो हम लोग आज सुबह सुबह निकल लिए हैं और पूरा दिन घूमेंगे। जैसे जैसे हम बीच की तरफ बढ़ रहे थे तो मुझे ऐसा खुद को फील हो रहा था कि जैसे हमारा जो ऑटो है वो एकदम डाउन में जा रहा है, और एक ऐसी अंदर से फीलिंग आ रही थी कि शायद जो समुद्र है वो आसपास ही है। और थोड़ा सा ही रास्ता घूमा, मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट, और देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने समुद्र ही समुद्र था। ये मेरे लिए बिल्कुल अद्भुत क्षण था। मतलब ये कह लीजिए कि मैंने जो सपना बचपन से देखा, पूरा बचपन मैंने इस सपने को जिया, उसके बाद लगभग पूरी जवानी जी, और अब जाके ये सपना मेरा पूरा हुआ है। करीब से समुद्र को देखना और उसकी आवाज़ को महसूस करना, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग बहुत जगह घूमते हैं, बहुत जगह देखते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हम उसे महसूस नहीं करते, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम रूम से निकले थे तो ये सोच के निकले थे कि कोई आसपास कोई भी बीच मिल जाएगा, हम वहाँ जाएंगे और समुद्र को देखेंगे। लेकिन ऑटो वाले जो भैया थे उन लोगों ने हमें सजेस्ट किया कि आप आर के बीच जाओ, वो देखने में ज़्यादा खूबसूरत है, वहाँ आपको ज़्यादा अच्छा फील होगा। तो हम लोग आर के बीच आ गए। ये जो बीच है इससे 3 बीच लगे हुए हैं, आगे चल के आप देखेंगे। दोनों बीच भी हम लोग घूमे, और वहाँ की ये जो मिट्टी थी ना, यानी ये जो रेत था, बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है। तो आते ही सबसे पहले हमने थोड़ी सी पिक्चर क्लिक करी, ताकि एज ए मेमोरी हमारे पास ये चीज़ें रहें। और मुझे पता था कि पूरा दिन जब हम यहाँ घूमेंगे तो हमें टैनिंग होनी ही होनी है। तो आते ही जो काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगा, मैंने वो किया। हम लोग आ गए हैं बीच पे, और बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। बचपन से एक सपना था समुद्र को बहुत पास से देखने का, वो आज पूरा हो गया है। और अब आपको दिखाती हूँ, ये समुद्र के जस्ट पीछे वहाँ यार्ड है जहाँ पे भारत में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। विशाखापट्टनम का यार्ड है वो पीछे, बहुत धुंधला सा आपको दिखेगा क्योंकि थोड़ा सा ऐसे कोहरा टाइप है, कोहरा भी नहीं कह सकते, कुछ धुंध के जैसा है। वहाँ अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा है, बिल्कुल हल्का हल्का सा, मैं जूम करने की कोशिश करती हूँ। वहाँ पीछे वो विशाखापट्टनम यार्ड है, और इधर चारों तरफ फैली हुई है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। बहुत खूबसूरत जगह है, आप लोग ज़रूर आइएगा। देखिए वो जा रहा है पीछे से कार्गो शिप, अभी अभी निकला है जस्ट, शायद आपको दिख रहा होगा वो सामने, बहुत बड़ा शिप है। हमारा बैठने का मन था, लेकिन यहाँ ऐसी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है। हमने समुद्र के किनारे से बहुत सारी ऐसी सीपियाँ भी इकट्ठी करी। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं ली, लेकिन थोड़ी सी मैंने एज ए मेमोरी ली, जो मुझे माटू ने कहा था लाने के लिए। और उसके बाद क्योंकि लगभग 3-4 घंटे हमें हो गए थे घूमते घूमते, तो अब हम थक चुके थे, तो मुझे कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर हम बैठ जाएं। तो सामने जो आपको पेड़ दिख रहे हैं ना, बस हम वहीं जा रहे हैं और थोड़ा सा हम रेस्ट करेंगे। हम थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए यहाँ बैठ गए हैं, और यहाँ बहुत बड़े बड़े नारियल लगे हुए हैं, मैं दिखाती हूँ अभी। और सब पे नारियल लगे हुए हैं, वहाँ सब पे नारियल आए हुए हैं। यहाँ कुछ ज़्यादा है इस पे, और ये बहुत खूबसूरत एरिया है।
बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और यहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद, घूमने के बाद हम लोग जाएंगे लाइट हाउस। एक सेकंड बीच है, सब यहाँ की जो लोकल है वो बता रही है बहुत खूबसूरत है, तो हम लोग उसे भी देखेंगे। और यहाँ से जो ऑटो वाले हैं उन्होंने वहाँ के 1800 रुपये मांगे हैं, मुझे एक्चुअली पता नहीं कितने लगेंगे, पर अब वो खुलता है शाम को 3 से लेके 5 तक, तो हम लोग उसी टाइमिंग में वहाँ जाएंगे और देखते हैं वहाँ से यहाँ का क्या चीज़ अलग है। पता नहीं क्या लिखा है नीचे। तो हम आर के बीच से निकले थे लाइट हाउस को देखने के लिए, लेकिन बीच में हम रुक गए और हमने थोड़ा सा जो रास्ता था वो पैदल तय किया। इसी बीच में योगेंद्र भैया भी आ गए थे। योगेंद्र भैया यहीं लोकल के हैं, तो वो तेलुगु भी जानते हैं और जो उनकी मतलब हमारी भाषा है हिंदी, उसे भी बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। उन्होंने हमारे सारे रास्ते को बिल्कुल आसान कर दिया। जगह जगह बादाम के पेड़ हैं और खूब सारे, आप कहीं पर भी जाइए सबके घर के सामने बादाम के पेड़ आपको मिलेंगे और इस तरीके से लगे हुए हैं। हाँ, हम लोग यहाँ आए हैं अंदर एक पार्क में, यहाँ से भी सी दिखता है बहुत अच्छे से। जैसे ही हम पार्क के अंदर एंटर हुए तो ये एक छोटे से बेबी की लेकिन बहुत बड़ा स्टैचू वहाँ लगा हुआ था, जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और इसी के स्टैचू के बराबर से होता हुआ एक रास्ता जाता है जो दूसरे बीच पे खुलता है। ये बीच और उसके बाद एक बीच और आता है जो कनेक्ट करता है लाइट हाउस को। तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम पैदल जाएंगे और जो लाइट हाउस है उसको भी देखते आएंगे, उसके साथ साथ ये दोनों बीचेस भी देख लेंगे। इस वाले बीच का मेरे दिमाग से जो नाम है वो स्किप हो गया है, अगर मुझे याद आता है तो मैं ज़रूर से मेंशन कर दूंगी। इस वाले बीच में मैंने 2 चीज़ें बहुत अच्छे से नोटिस करी। एक तो जो यहाँ की ज़मीन थी यानी यहाँ का रेत था वो बिल्कुल भी चिपकता नहीं था, जबकि जो आर के बीच है उसका रेत बहुत ज़्यादा चिपकता था और यहाँ का जो लेवल था थोड़ा सा डाउन था। यही चीज़ मैं योगेंद्र भैया और अक्की को भी बता रही थी कि मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है। तो योगेंद्र भैया ने बताया कि हाँ, यहाँ की जो लहरें हैं वो थोड़ी सी डाउन है, वो थोड़ी सी नहीं इनफैक्ट काफ़ी डाउन है, जबकि आर के बीच की जो लहरें हैं वो इतनी ज़्यादा तेज़ हैं कि एक बार को तो ना वो इंसान को वापस समुद्र में खींच लेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरीके के पत्थर थे जो बहुत खूबसूरत लगते थे, और अगर आपको फोटोशूट वगैरह किसी को कराना हो तो उसके लिए भी ये एकदम परफेक्ट जगह है। लाइट हाउस पर अभी पता चला है कि ये बंद है, तो कोई नहीं, यहाँ बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। जैसे ही हम लाइट हाउस पे पहुंचे तो वहां जाके हमें पता चला कि वो काफ़ी टाइम से बंद है। तो हमने थोड़ी देर वहीं पत्थर पे बैठ के रिलैक्स करा, थोड़ी देर पानी में पैर डाल के बैठे और वहीं रेत अपना सारा पानी में साफ़ करने के बाद अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि जो योगेंद्र भैया हैं उन्होंने बताया है कि बहुत अच्छा एक मेले के जैसा यानी शॉप वगैरह लगी हुई है जिसमें आप जो समुद्र है उससे रिलेटेड चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड घर के डेकोरेशन से रिलेटेड चीज़ें आपको ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। और रास्ते में मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटो शूट भी करा रहे थे। देखो कितनी सारी बोट्स घूम रही हैं, वो पीछे शिप है, वहाँ सामने वहाँ वो वाला, तो मतलब वो उससे पीछे ही रहेगा भैया। बड़ा शिप कभी आगे नहीं आता। अच्छा, गहराई तो नीचे गहराई होता है ना, उसको ज़्यादा हो रहा है। भैया ये शिप चल रहा है कि रुका हुआ है सामने? तो धीरे धीरे चल रहा है। शाम के टाइम ना यहाँ देखिए कैसे भीड़ हो जाती है। जिस टाइम पे हम आए थे उस टाइम पे यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, और अब जैसे जैसे शाम हो रही है भीड़ बढ़ रही है।
ये एक सबमरीन थी जो ख़राब हो गई, अब इसे म्यूज़ियम बना दिया गया है, तो हम लोग इसे देखने आए हैं। तो सबसे पहले हम टिकट लेंगे। 1971 में जिस टाइम पे भारत के ऊपर गाजी अटैक हुआ था और जिस सबमरीन ने हमें जीत हासिल कराई थी, ये वही सबमरीन है जिसको रिपेयर करने के बाद एज ए म्यूज़ियम रख दिया गया है। जैसे ही हम सबमरीन के अंदर एंटर हुए तो मैंने एक अलग अनुभव फील करा। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई हूं। नॉर्मली इन चीज़ों को हमारी आंखें नहीं देखती हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं हमारे देश के जवान। तो बहुत ही जैसे ही मतलब मैं अंदर घुसी ना, तो इतना प्राउड फील हो रहा था कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ इतनी खूबसूरत चीज़ें बनती हैं जो हमारे प्रोटेक्शन में रहती हैं, हमारे लिए हरदम इस तरीके से तैयार करी गई हैं कि दुनिया की कोई भी चीज़ ना, कोई भी ताकत हमें छू नहीं सकती। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत और यादगार क्षण है जो मेरी ज़िंदगी में हमेशा मेमोरेबल रहेगा। उसके बाद खराब हुई थी, है ना? हाँ, गाजी अटैक के बाद हो गया, रिटायर हो गई है। ये शेर है अपने लिए, अपने लिए लड़ाई में लड़ाई जीत के आए। पनडुब्बी को अंदर से इतने अच्छे से संजोया गया था कि बिल्कुल ऐसे लगता था कि अभी के अभी बस पानी में उतारोगे तो चल देगी। सब चीज़ें भैया ने बहुत अच्छे से समझाई हमें, और हमने देखा कि किस तरीके से ये काम करती है, कैसे इसके मीटर्स काम करते हैं, और इसके अंदर का जितना भी सिस्टम था ऑलमोस्ट हमने बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करी। और ये मैंने महसूस करा कि कितने कॉम्प्लिकेटेड होती हैं चीज़ें, लेकिन कितने दिमाग से इंसान इसको बना लेता है। हाँ, इसके नीचे जाने का पूरा होता है ना। ये वो है जो पूरा ऐसे घुमाते रहते हैं। हाँ, घुमाते रहते हैं। ये लेकिन बहुत सारे मिलेंगे इस टाइप के। वो कहाँ है जो वो ऐसे लेंस से देखते हैं? पेरिस्कोप। जहाँ ऐसे देखते रहते हैं ना पहाड़। ओके, इटली भी एज इट इज है क्या? उसी टाइम की? वो उसने नकली बना रखा है ना। हाँ, बट बहुत सुंदर। इसको बनाने में कितना माइंड लगा होगा ना। और अभी इससे बड़े-बड़े आगे जाने से क्या दिमाग लगाया है सबने। हाँ, इंजन डीजल इंजन वो उस टाइम हर तो यूँ तो देखो कितना दिमाग से तैयार कर रखा होगा, है ना। मतलब कितने लोगों ने इसमें मेहनत कर रखी है। सेम ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे वाकई में हम सबमरीन के अंदर हैं। बहुत खूबसूरत, सच्ची में बहुत खूबसूरत। अगर पूरी सबमरीन को मैं शूट करती तो वीडियो इतना ज़्यादा लंबा हो जाता। आई एम श्योर आपके अंदर जिज्ञासा तो ज़रूर जागी होगी। तो अगर आप विशाखापट्टनम आते हैं तो इस सबमरीन म्यूज़ियम को ज़रूर से देख के जाइएगा, बहुत खूबसूरत है। इतना अच्छा अनुभव मैंने यहाँ फ़ील करा है जो जीवन में कभी भी भूलने लायक नहीं है। तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं सीधा क्राफ्ट मेला, यानी जहाँ पर समुद्र से रिलेटेड सारा सामान अवेलेबल हो जाता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, लेकिन हम लोग पैदल चल रहे थे। लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा था कि अब मैं पूरी तरीके से थक चुकी हूँ, क्योंकि पैदल मैंने आज बहुत सारा रास्ता पार किया था। तो मैं भैया की स्कूटी पे बैठी और हम लोगों ने सारा रास्ता पार किया स्कूटी के साथ, और उसके बाद हम पहुँच गए क्राफ्ट मेला।
यहाँ आके मुझे पता चला कि ये एक सी मार्केट है जहाँ पे जो समुद्र है उससे रिलेटेड सारी डेकोरेशन की चीज़ें, उसके साथ साथ सी फूड वगैरह सब अवेलेबल हो जाते हैं। मैं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं खाती हूँ तो मैंने उसको शूट भी नहीं करा, लेकिन यहाँ पे खाने की बहुत सारी ऐसी दुकानें थी जहाँ पर सी फूड अवेलेबल था। थोड़ी सी मच्छी की स्मेल आ रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकी थी। अभी सारी लाइट्स ऑन हो गई हैं। जो चीज़ें मैं आपको पहले दिखाना चाह रही थी ना वो तब दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अब बिल्कुल विजिबल है। और देखिए अंदर जितने भी यार्ड्स हैं सब बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं और भीड़ आप देख सकते हैं। कौन सा होटल है ये? होटल की बनावट में सारे। और ये इसी के सामने है नोवोटेल होटल, जिसमें हमारी जो क्रिकेट टीम है इंडिया की या फिर बाहर की जितनी भी क्रिकेट टीम आती है विशाखापट्टनम में वो रुकती है। तो दोस्तों मेरा आज का दिन बहुत खूबसूरत बीता। और आप जो ये पीछे देख रहे हैं ये है शिपिंग यार्ड विशाखापट्टनम, जहाँ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।